हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं। आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है। काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसमें कई लोगों की जो आँखें हैं और इसकी आँखें को निकालना भी पड़ रहा है। कई लोगों की नाक की सर्जरी हो रही है, दांतों की सर्जरी हो रही है, अपर जॉ की सर्जरी हो रही है। तो डेफिनेटली ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसको लेके जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ मीडिया में आती है, न्यूज़ में आती है, तो फिर पेरेंट्स के फ़ोन कॉल डॉक्टर्स के पास आते हैं और हम लोगों के पास भी अब मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कॉल्स आई हैं जो कि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पूछने के लिए। और ये सच्चाई है कि भाई म्यूकरमाइकोसिस हम लोगों के लिए भी एक नई चीज़ है। हालांकि म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये इट हैज़ बीन देयर फॉर एजेस, मगर ये क्योंकि अभी इधर इतने ज़्यादा केसेस एक साथ रिपोर्ट हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसका स्केयर डेवलप हुआ है और लोगों में इसकी चिंताएं जानी हैं। हम लोग ने भी फिर इसके बारे में पढ़ा, तो यही सोचा कि अब जब इतने लोगों के बीच में क्वेरीज आ रही हैं तो इट इज़ बेटर कि वी मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम लोग एजुकेट करें कि भाई ये क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर की ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कोविड के टाइम्स में हम लोगों ने दूर दूर से कॉल्स रिसीव की हैं, बॉम्बे से, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से लोगों ने, इनफैक्ट बाहर से भी मैं कहूँगा कि लोगों की कॉल्स आ रहे हैं ऐप के थ्रू। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए एंड वी कैन हैव डिस्कशंस ऑन डिफरेंट इश्यूज़। ब्लैक फंगस बेसिकली ये एक फंगस है क्योंकि इसमें जो ब्लैक कलर की होती है इसलिए इसको ब्लैक दिया जा रहा है। और उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है और जो गैंग्रीन होती है उससे चेहरा भी ब्लैक हो जाता है, आंखें भी ब्लैक हो जाती हैं। और बेसिकली फंगल, अगर आपने आपके घरों में अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, आपके ख़ास तौर पे ब्रेड में बहुत जल्दी जलती हैं। जो हम लोग डबल रोटी मंगाते हैं और रख देते हैं 3-4 दिन, अगर आप उसको नहीं खाएंगे तो फिर वो ग्रीन होने लगती है। और चावल वगैरह अगर आप फ्रिज में, अक्सर चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत दिन आप छोड़ दीजिए और उसको फिर आप डिब्बा रख के भूल गए और उसको निकालते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो ये सारी ब्लैक फंगस है। तो ये फंगस मॉइस्चर से ज़्यादा डेवलप होती है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर भी मौजूद रहती है, सरफेसेस पे मौजूद रहती है। तो बेसिकली ये ब्लैक फंगस होती क्यों है? नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शंस, फंगस बेसिकली हमारे चारों इर्द गिर्द रहती है, बट ये हमें इन्फेक्शन नहीं करती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो वीकर, जो जितने भी जो वीकर आप कह सकते हैं जो पैरासाइट्स हैं, उससे हमारी बॉडी से हमें इन्फेक्शन होने से बचाती रहती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है कि वो हमें इन्फेक्शन से बचाएगी। बट जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे, अंदर से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, तो फिर उस समय ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहलाते हैं। फिर ये हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जिसमें कैंडिडा के इन्फेक्शंस बहुत पहले हम लोग कॉमनली देखते हैं कि इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड होस्ट में कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। इससे पहले निमोसिस्टिस कैरेनाई था जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन था, वो एड्स के पेशेंट में देखा जा रहा था। और अब जो कोविड के पेशेंट्स में देखा जा रहा है वो है म्यूकरमाइकोसिस। कोविड के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट कॉल में स्टेरॉयड एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया था। डेक्सामेथासोन, ओमनाकॉर्टिल, प्रेडनिसोलोन या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सारी दवाएं कोविड पेशेंट्स को दी जाती हैं और लंबे समय तक दी जाती हैं। किसी में 2 महीने चलती है, किसी में 1 हफ्ता चलती है। तो जाहिर सी बात है अगर हफ्ता 10 दिन चल रही तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे इतना इम्यूनो सप्रेशन होगा। बट जिन पेशेंट्स को ज़्यादा सीरियस लंग के सिम्टम्स आते हैं उनमें एक तो हाई डोज में स्टेरॉयड दिया जाता है और दूसरी बात है कि उसको टेपर करते करते लंबा समय लग जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट में आप आ जाते हैं। अब इसके साथ अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, आपका किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा किसी को HIV है, एड्स है, जो जाहिर सी बात है अब कम्युनिटी में तो सभी लोग रह रहे हैं। तो इस तरह के पेशेंट में जिनको ऑलरेडी जिनका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज्ड है और उनको स्टेरॉयड भी मिल रहा है तो फर्दर सप्रेशन कर रहा है, ऐसे में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं और जिसमें म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और केसेस मैं समझता हूँ कि इंडिया में, पूरे इंडिया में अब तक
500 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। लखनऊ के जो KGMC मेडिकल कॉलेज है उसमें कल की रिपोर्ट में उन्होंने 17 रिपोर्ट किए थे। एम्स में भी मैं समझता हूँ कि 20-25 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र से भी रिपोर्ट आई थी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि 500 से 1000 केस हैं। अब जहाँ पर इतने ज़्यादा सीरियस मैं समझता हूँ कि लाखों में या करोड़ों में जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हों, उसमें 1000 का नंबर या 500 का नंबर ज़्यादा नहीं है। बट क्योंकि ये नई डिजीज़ है और ये इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है, इसलिए इसके ऊपर लोगों की तवज्जो गई और इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल इस बात का है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है कि भाई ये फंगस आ कहाँ से रहा है। डिस्कशन स्टेरॉइड्स का हो रहा है, डिस्कशन हमारे इम्यूनोसप्रेशन का हो रहा है, बट हमें ये बात भी तो सोचनी है कि भाई ये फंगस हमारी बॉडी में आ कहाँ से रहा है। हमें सोर्स को भी तो रोकना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो कोविड का पेशेंट है वो आइसोलेटेड है, वो अपने कमरे में बंद है या हॉस्पिटल के आइसोलेशन रूम में है या ICU में है। अब वहाँ पर ये फंगस कैसे पहुँच रहा है? वो तो खेती करने नहीं जा रहा है, वो ज़मीन में नहीं जा रहा है, वो और जगहों पे तो जा नहीं रहा है या एनवायरनमेंट से इतना एक्सपोज नहीं जब हो रहा है, तो उसके पास ये ब्लैक फंगस कहाँ से आ रहा है? इम्यूनोसप्रेस्ड है, समझ में आता है, बट जब तक हमारी बॉडी में फंगस आएगा तभी तो भैया वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेट सरफेस पे रहता है और इन्वायरमेंट में हवा में टहलते रहते हैं, पानी में ज़्यादा रहते हैं, वेट सरफेसेस पे रहते हैं, बट ये दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एज वेल। अब इन्वायरमेंट में रहा, वो हमारी नाक के मिकोजा पे आके बैठा और वहाँ से ये इन्फेक्शन हो सकता है। बट अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों को होता, और ज़्यादा लोगों को होता, जितने नंबर सारे इससे ज़्यादा होता। मैंने जो इसके बारे में स्टडी की, मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमिडिफाइड सरफेसेस पे रहता है और उसमें ह्यूमिडिफायर भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। हालांकि अभी लोगों की जो राय है इस पर डिवाइडेड है। मैं भी बहुत 100% श्योर होकर नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो कॉमन सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए ये ह्यूमिडिफायर मेरे पास है, ये ठीक है ना, ये ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें से फिर ये ट्यूब निकल रही है जो कि पेशेंट के मांस तक जा रही है। अब क्योंकि ये इन्फेक्शन सिर्फ इतने हिस्से में शुरू हो रहा है, साइनसेस से शुरू हो रहा है, उसके बाद आँख में फैल रहा है, फिर उसके बाद ये ब्लड में जा रहा है और ब्रेन में भी जा रहा है। तो ब्लड में जाएगा तो सेप्टिसीमिया होगा, ब्रेन में जाएगा तो ज़ाहिर बात है फंगल इन्फेक्शन, उसका ब्रेन की मेनिंजाइटिस होगी, और आँखों में जा रहा है, आँखों के पीछे जम जाता है तो ये आपको ब्लाइंडनेस कॉज कर रहा है और जिससे आँख निकालनी पड़ रही है, और साइनसेस में जाके साइनस को इन्फेक्शन कर रहा है और नीचे की जो मैक्सिलरी आर्टरी वगैरह की जो सप्लाई है वहाँ पर इसको इन्फेक्ट करके ये प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। और अपर जॉ को, जो हमारा मैक्सिला है, तो इसमें डेंटिस्ट का बहुत रोल आ रहा है, ENT सर्जन का और आई डॉक्टर का। ये तीनों मिल के सर्जरी करके इन पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। तो इलाज की नौबत ना आए इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका बचाव करें। और बचाव में जो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, स्टेरॉइड्स का ओवरडोज ना लें, मगर स्टेरॉइड क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग है तो आप इससे बच नहीं सकते। कोविड में आपको स्टेरॉइड लेनी पड़ेगी और जो डॉक्टर आपका अगर हाई डोज में दे रहा है तो आपको हाई डोज में भी लेनी पड़ेगी। और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आप विटामिन D, विटामिन C, जिंक हर आदमी ले रहा है। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का जो ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है ये काफ़ी हद तक क्योंकि इतने ही एरिया में इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेरा जो कॉमन सेंस कहता है कि ये वजह हमारी ऑक्सीजन की यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं हमारे फंगस, ब्लैक फंगस हमारा यहाँ से हमारे पास आ सकता है। आ सकता है का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आ रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए अब आने की वजह देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके पेशेंट को घर पे आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लाए, आपने जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ट्यूबिंग हो सकता है नई ना खरीदी हो, आप जाएं किसी हॉस्पिटल के, आपका दोस्त होगा तो किसी वार्ड बॉय से दोस्ती है, किसी की डॉक्टर से दोस्ती है, किसी की नर्स से दोस्ती है, उसने कहा मैं तुम्हें ट्यूब अस्पताल से ला के दे दूँगी, और अगर वो ट्यूब नई नहीं है और यूज्ड है तो हो सकता है वो काफ़ी दिनों से यूज हो। इस ट्यूब में क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है और ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें पानी है, तो इस ट्यूब में भी मॉइस्चर है। इस ट्यूब को साफ़ करने का कोई तरीका नहीं है, इस ट्यूब को आप साफ़ नहीं कर सकते अंटिल आप इसको हॉस्पिटल में साइडेक्स में डाल के धोएं। यूजुअली डिस्पोजेबल होती हैं और इसको हम लोग हर यूज़ के बाद पेशेंट्स को फेंक देते हैं, हम लोग ये पुराने रखते ही नहीं हैं हॉस्पिटल में। बट घरों में जो लोग लेके आ रहे हैं उसमें ये पुरानी हो सकती है, किसी ने दे दी हो आपको। मास्क गंदा हो सकता है, ये ह्यूमिडिफायर गंदा हो सकता है, और इसमें यूजुअली लोग टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं जबकि इसमें डिस्टिल वाटर यूज़ होना चाहिए। तो जो लोग होम में यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऑपरेटर्स को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके लिए डिस्टिल वाटर मिलता है मार्केट में, आप इसमें डिस्टिल वाटर डालिए। इसमें पानी का लेवल एक बढ़ा रहता है, इससे बहुत ज़्यादा ना डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाएंगे तो पानी फिर पूरा ड्रॉप्स इसमें आने लगती हैं।
तो उसमें आने का मतलब है कि आपका फंगस यहीं बैठ जाएगा और वो साफ़ नहीं होने वाला। अगर किसी को घर में 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन ऑक्सीजन चल रही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इट्स बेटर टू चेंज द ट्यूबिंग आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते में आप ये ट्यूबिंग बदल दीजिए और ये पूरा मास्टर्स पूरा सेट ऑपरेटस ये उठा के फेंक दीजिए। और इस ह्यूमिडिफायर को भी ये खुल जाता है, देखिए ये पूरा खोल के आप इसको धो लीजिए और इसको भी वॉश कर लीजिए और अच्छे से इसको सोप वाटर में या साइडेक्स अगर आपके पास मिल सकता है तो आप उससे धो लीजिए। इस ट्यूब को साफ़ कीजिए। इसके अलावा ये तो मैं घर की बात बता रहा हूँ। अब अगर खुदा न खास्ता पेशेंट सीरियस होता है तो आप ऑक्सीजन बुलाओगे, एम्बुलेंस बुलाओगे। एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है एम्बुलेंस वाला आपके लिए हर बार ये ट्यूबिंग या मास्क आपके लिए नया नहीं लगाने वाला है। हो सकता है वो महीने से उसने इस ट्यूबिंग को ना चेंज किया हो सकता है 15 दिन से ना चेंज किया हो और उस पर वो 100 पेशेंट्स को ट्रांसफ़र कर चुका हो। अगर किसी एक पेशेंट में भी वो ब्लैक फंगस वो घर से लेके चला है तो वो बाकी दूसरे पेशेंट्स को इससे मास्क के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है। ये ब्लैक फंगस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं ट्रांसफर हो सकती है, बट कैरियर ये सब बन सकते हैं। तो एम्बुलेंस में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना ही मास्क अपना ट्यूबिंग ख़रीद लो, क्योंकि आप वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में आप उससे तो नहीं कहोगे कि भैया नहीं लगाओ। आप हालांकि कह सकते हो और मैं एम्बुलेंस वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप पेशेंट से चार्ज कर लो आप, बट उसको नया ट्यूब ये लगा के ही ट्रांसफ़र कराइए। इसके अलावा फिर हॉस्पिटल्स में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिट हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रॉपर टेक केयर किया जाता है। बट जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो वहाँ पर हैं, हो सकता है वहाँ पर ये ट्यूबिंग्स ना क्लीन कर रहे होंगे, डिस्पोजेबल तो यूज़ कर रहे होंगे, बट मान लीजिए 1 महीने से पेशेंट एडमिट है और हो सकता है 1 महीने में उसको ऑक्सीजन चली रही हो और ये आपने उसको चेंज ना किया हो। तो हॉस्पिटल सेटिंग में भी मैं समझता हूँ कि हफ्ते में चेंज कर लीजिए, घर की सेटिंग में हो, एम्बुलेंस में हो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी तो इस पर रिसर्च की और ज़रूरत है, बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये पूरी ऑक्सीजन का जो ऑपरेटस है ये हो सकता है। इसके अलावा जो घरों में जो खाने सड़े रखे हुए होते हैं उनके आप हिफाजत करिए, घर में से ये ना निकले। एग्जॉस्ट है इसीलिए कमरा कहा जाता है कि वेल वेंटिलेटेड हो, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और स्टीम भी लेते रहिए, ताकि अगर स्टीम इनहेलेशन अगर आप लेते रहेंगे तो उससे भी मैं समझता हूँ कि अगर ये फंगस वगैरह आ रहे होंगे आपके नेज़ल म्यूकोसा में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक चीज़ जो मैं समझाना चाहता था, जो मुझे समझ में आ रही थी, वो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग को ऑक्सीजन के यूज़ के ऊपर बताऊँ। स्टेरॉयड का यूज़ जाहिर सी बात है आप घर पे बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं करेंगे। जो डॉक्टर डोजेस बताएगा उसको आप यूज़ करेंगे। और क्योंकि स्टेरॉयड इज़ ए लाइफ सेवर, मैं स्टिल आई से स्टेरॉयड ज़िंदगी बचा रहा है लोगों की, ये वंडर ड्रग है कोविड के लिए। तो इस पर आप डॉक्टर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप अपनी मनमानी सेल्फ मेडिकेशन करके डोजेस ज़्यादा और कम ना करिए, जो जैसे डॉक्टर बता रहा है वो करिए। और अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए और जो अपने बाकी जो अपनी इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने वीडियो को यही फिनिश कर रहा हूँ। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और ऑक्सीजन थेरेपी पे अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ट्यूब में फंगल स्पोर्स हैं और उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो उनको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो वहाँ ग्रो करते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।